आज एक खुलासा करने वाला हूँ। ये वो दस्तावेज है जिसे चुनाव आयोग 3 महीने से छुपा रहा है। यानी कि 2003 में बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसकी गाइडलाइन है। याद रखिए, चुनाव आयोग हमेशा कहता रहा है कि हम तो वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, और हम कह रहे हैं कि अच्छा बताइए 2003 में क्या किया था। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में मांगा गया, उसका जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि फाइल गुम हो गई है। तो साहब हमने फाइल निकाल ली और अब समझ आ गया कि क्यों चुनाव आयोग इसको दबा के बैठा हुआ था। क्योंकि ये जो गाइडलाइंस हैं ये चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती हैं। चुनाव आयोग 3 बड़े झूठ बोल रहा है। पहला झूठ ये है कि 2003 में भी एन्यूमरेशन हुआ था, लोगों ने एन्यूमरेशन फॉर्म भरे थे और 21 दिन के अंदर सब कुछ हो गया था। अब गाइडलाइन बताती है कि 2003 में कोई एन्यूमरेशन फॉर्म भरा ही नहीं गया था, कोई लोगों को डेडलाइन नहीं दी गई थी। एन्यूमरेटर यानी कि जिसे आज बीएलओ कहते हैं, उसको कहा गया था कि तुम घर घर जाओ और ये फॉर्म भरो, पुरानी वोटर लिस्ट में कोई भी संशोधन है उसको करो और आखिर में हेड ऑफ द हाउस होल्ड के सिग्नेचर करवा लो। नंबर 2, चुनाव आयोग कहता है कि 2003 में तो सिर्फ 4 दस्तावेज का लोगों को ऑप्शन था, अब तो देखिए हमने 11 का ऑप्शन दे दिया है। हकीकत जो पता लगी पढ़ने के बाद वो ये कि 2003 में दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। दस्तावेज केवल उन लोगों से मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना ऑर्डिनरी रेजिडेंस गलत बता रहे हैं, और किसी से कोई दस्तावेज नहीं मांगा गया था। नंबर 3, चुनाव आयोग कहता है कि जो 2003 की लिस्ट में थे उनकी तो नागरिकता की जांच हो चुकी है, बाकी लोग दस्तावेज दें। गाइडलाइन पढ़ के पता लगा कि 2003 में नागरिकता की कोई जांच नहीं की गई थी, बल्कि पैरा 32 में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि एन्यूमरेटर का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता की जांच करे। नागरिकता का प्रमाण केवल तभी मांगा गया जब कि कोई ऑब्जेक्शन आया हो या ऐसा इलाका हो जिसको सरकार घोषित करे कि यहाँ बहुत ज़्यादा विदेशी रहते हैं और उस इलाके में कोई नया व्यक्ति आए या जिसे सरकार खुद विदेशी घोषित कर चुकी हो। मतलब कि चुनाव आयोग का एसआईआर का जो सारा दावा है कि 2003 की प्रक्रिया को हम दोहरा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने फाइनल लिस्ट प्रकाशित कर दी है। इस बात को लेकर विपक्ष के कई नेता और योगेंद्र यादव, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चुनाव विश्लेषक भी रहे हैं, उन्होंने और उनके साथ में करीब करीब 1.5 दर्जन लोगों ने एसआईआर के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं लगा रखी हैं। इस बात को लेकर ये जनहित याचिकाएं चुनाव आयोग और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उस पर के खिलाफ लगाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने और एनडीए के अन्य घटक दलों को जिताने के लिए बिहार में एसआईआर कराया गया है, जिसकी पूरी तरीके से प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। योगेंद्र यादव ने एक चेतावनी देते हुए खुलासा किया है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे बिहार में जो एसआईआर कराया है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, उसको प्रोसेस को पूरी तरीके से अपनाया नहीं है। इस बात को लेकर योगेंद्र यादव काफ़ी समय से, पिछले 3-4 महीने से एसआईआर के खिलाफ में अपनी बात कहते रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मीडिया प्रोफेशनल हैं जो कि एसआईआर की में चल रही अनियमितताओं और धांधलियों को उजागर करते रहे हैं। ऐसे में एक पत्रकार अजीत अंजुम है, जिनके बारे में चुनाव आयोग ने इनडायरेक्टली उनके खिलाफ में एक एफआईआर भी दर्ज कराई। कारण ये था कि अजीत अंजुम अपने वीडियो में बिहार के अंदर जो धांधलियाँ चल रही थी, बीएलओ जैसे लापरवाही का उन्होंने जो अपने वीडियो में दिखाया, उनमें ये दिखाया कि बीएलओ किसी के घर जाते ही नहीं है। बहुत सारे बीएलओ केवल एक जगह बैठ के फॉर्म भरते हैं, उनके साइन कर देते हैं और फॉर्म जमा कर देते हैं। ये अपनी मर्जी से नहीं किया जा रहा है। योगेंद्र यादव का कहना है कि जिस तरीके से ऊपर से, दिल्ली से आदेश आते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है, उस दबाव के चलते बीएलओ इस प्रक्रिया पर करने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे बीएलओ की बात उनके वीडियो में भी सामने आई है। बहुत सारे लोग ये भी वीडियो में दिख रहे हैं जो कि एसआईआर के जो
नियम कायदे थे उसको फॉलो करते नहीं दिख रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि 2 फॉर्म इलेक्शन कमीशन के जरिए देने थे, लेकिन बहुत सारे बीएलओ ने फॉर्म एक ही दिया और जो फॉर्म दिए वो भी उन्होंने अपने हाथ से भरे। बहुत सारे ऐसे गवाह, ऐसे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि उनके घर तक बीएलओ पहुंचा ही नहीं। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने ये आरोप लगाया है कि एसआईआर को 1 महीने के भीतर 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों के मतों का पुनरीक्षण करना, वोट का पुनरीक्षण करना एक असंभव काम है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात पे डटा रहा और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि एक माह के अंदर चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर कर लिया। ऐसे बहुत सारी त्रुटियां फाइनल लिस्ट में नज़र आ रही हैं, जैसे लाखों की संख्या में डुप्लीकेसी हो रही है। ऐसे बहुत सारे हजारों की संख्या में वोटर हैं जिनका एक ही एड्रेस है। एक मकान में 400, 500 वोटर का स्थान दिया। बहुत सारे वोटर्स के जो आवास हैं उनके आगे 0 लिखा है। बहुत सारे आवासों के आगे जिब्रिश यानी ABCDEFG इस तरीके का एड्रेस लिखा हुआ है। इन सब बातों को लेकर योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाकर्ता के रूप में अपना पक्ष रखा और अब वो ये कहने जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की हर षड्यंत्र का खुलासा वो सुप्रीम कोर्ट ने करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला करे कि एसआईआर में जितनी धांधलियां और फर्जे वाले हुए हैं उसको देखते हुए वो एसआईआर के खिलाफ में क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट इन सब मामले में कितनी राहत याचिकाकर्ताओं को देने वाला है, ये बात आने वाले समय में पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अब तक का सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, वो ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियां तो बहुत करते हैं लेकिन एक्शन लेने से घबराते हैं। ऐसा कई मामलों में देखा जा चुका है। देखिए कि एक ट्वीट पर इलेक्शन कमीशन एफआईआर करवा सकता है, एक पत्रकार के वीडियो पर एफआईआर करवा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको 1 लाख पेज का डॉक्यूमेंट दे रहा है उस पर जांच नहीं करवा सकता। एफिडेविट लाओ। अच्छा, एफिडेविट का भी मजेदार है कि आप देंगी, आप बोलेंगी तो एफिडेविट, अमृता बोलेंगी तो कोई बात नहीं, है ना। अनुराग ठाकुर, और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उत्तर मिला? ये प्रश्न 2-3 बार पूछा गया। उत्तर क्या था? पहला उत्तर था केवल वहां का स्थानीय नागरिक ही आपत्ति कर सकता है। तो हुजूर, अनुराग ठाकुर कब से वायनाड के स्थानीय नागरिक बन गए? एक और उत्तर था, वो कई लोग मिस कर गए। उन्होंने कहा ग्रेडेड रेस्पॉन्स होगा, यानी कि अंजलि बहुत ज़्यादा बोलती हैं, हमारे खिलाफ बोलती हैं, इनको हम ये जवाब देंगे, और अमृता बोलती तो हैं लेकिन कुल मिला के दोस्त हैं, इनके लिए ये जवाब होगा। ग्रेडेड रेस्पॉन्स। ग्रेडेड रेस्पॉन्स केवल युद्ध में होता है, स्पोर्ट्स में होता है और कहीं नहीं होता है। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं किया करती। अब चुनावों में हो रहा है। बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे थे कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज को हम अलग अलग लेवल पे रखते हैं, एक को हम घूसा से जवाब देंगे, दूसरे को थपकी से जवाब देंगे। ये चुनाव आयोग कह रहा है इस देश का। अच्छा साहब, आपको एफिडेविट चाहिए, तो हुजूर पिछली बार आपको किसी ने एफिडेविट दिया था, समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट दिया था, उसका आपने क्या किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल गए इलेक्शन कमिश्नर कि कोई एफिडेविट था ही नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अरे आप देश के सामने झूठ बोल रहे हो, आपको नहीं पता कि 10 मिनट के अंदर लोग एफिडेविट की कॉपी दिखाना शुरू कर देंगे? वही हुआ, टेलीविजन चैनल पे चली। अब क्या साख रह जाती है इससे इलेक्शन कमीशन की? आपने कहा कि विपक्ष के नेता ने दिया। मैं कहता हूँ विपक्ष का नेता छोड़ दीजिए, अगर अमृता कल को जाए और दे, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अमृता नहीं, कोई सील बंद लिफाफे में बिना अपने सिग्नेचर के आपको ये दे देता है, विसल ब्लोअर एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इतना 1 लाख पेज का ये है, ये मैं डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ और ये भारी घपला है। अगर आपको चिंता है इस देश के चुनाव व्यवस्था की सच्चाई के बारे में, उसमें जनता की साख के बारे में, आप ये थोड़ी पूछेंगे कि इस पे किसी का सिग्नेचर है कि नहीं, या कौन है जिसने सूचना दी। पहले आप कहेंगे भैया क्या गड़बड़ है, चेक करके आओ। भाई मैं किसी बिल्डिंग का चौकीदार हूँ, उस बिल्डिंग की सफाई की जिम्मेवारी मेरे को है। कोई सड़क पे चलता व्यक्ति मेरे को कह गया गाली देते हुए कि तेरा 3rd फ्लोर गंदा पड़ा है, तो क्या है? 2 तरीके हो सकते हैं। पहले तो एक तो मैं उस गाली वाले का ध्यान करूं कि तूने गाली कौन दी, तू कौन होता है, अगर मुझे अपनी ज़्यादा चिंता है तो। अगर मुझे बिल्डिंग की चिंता है, सबसे पहले मैं 3rd फ्लोर पे जाऊंगा, कमरा खोल के देखूंगा कि गंदा तो नहीं है ना। ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है? ये आपका काम नहीं है, ये कर रहे हैं, इससे साख खत्म होती है। क्यों नहीं चुनाव, अगर चुनाव आयोग वास्तव में जवाब देना चाहता था
और साबित करना चाहता था कि हम इसमें प्लेयर नहीं है, हम अंपायर हैं। तो क्या करना चाहिए था? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को, और खासतौर पे देश में कम से कम कुछ दर्जन जज जरूर हैं जिन पे आज भी इस देश में कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा सकता, उनमें से किसी एक जज को आप ले आते और उनके सामने कहते कि देखिए हमारे अफसरों ने बनाई है, जांच मेरे अफसर नहीं करेंगे, जांच कोई बाहर से करेगा, सारी इंफॉर्मेशन हम उनके सामने रखेंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे जज को लाते जिसके ऊपर राहुल गांधी भी उंगली ना उठा सके। फिर उसका नतीजा क्या होता है? इंक्वायरी तो 6 महीने बाद आती, पर इलेक्शन कमीशन का कद बढ़ जाता, एकदम सबको लगता ये हुआ ना दूध का दूध पानी का पानी। अरे हमारे देश में तो वो कहानी है ना प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, उसका वो है परंपरा। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो पंच परमेश्वर वाली कुर्सी है, अपना नहीं तो कम से कम पहले शक था कि इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब विश्वास हो गया कि हो ना हो दाल में काला है। ये हुआ है इसका। जब उन्होंने मशीन रीडेबल के बारे में वो तर्क दिया तो मैंने पहले सोचा कि मेरे जैसा होगा, 10th में आर्ट्स पढ़ी होगी, बेचारे को अंतर पता नहीं है। बाद में पता लगा तो IIT से हैं, मतलब कि उन्हें पता है। IIT कानपुर तो एक तो मेरे जैसा मूर्ख हो सकता है कि जिसको इन चीजों का अंतर ही ना पता हो, उसको फिर भी क्षम्य है, चलिए पता नहीं था, यूं ही बोले जा रहा था। दूसरा जिसे सब कुछ पता है और जानबूझ के जो सोचता है दूसरों को उल्लू बनाना चाहता है, ये बहुत खतरनाक चीज है। माँ बहनों वाला तर्क कितना फूहड़ तर्क है। अगर आप इस किस्म के तर्क देते रहेंगे तो कैसे कोई आपकी बात को गंभीरता से, आप मान सकते हैं कि किसी भी चीज पे बस माँ बहन बोल दो, उसके बाद कोई तर्क देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो किसी ने अच्छा ही पूछा कि भाई कोई बाथरूम का फुटेज मांगा जा रहा था, कोई ट्रायल रूम का फुटेज मांगा जा रहा था, ये ओपन चीज है और केवल इसलिए मांगा जा रहा था कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है शाम 6 बजे के बाद, सिर्फ एक चीज पूछनी थी ना, उसमें क्या दिक्कत है। और जिस तरह के तर्क दिए इन्होंने, आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया, उस पर हमारे चुनाव आयोग साहब का क्या जवाब है कि मैं ऐसे सीधे 1.5 लाख लोगों को नोटिस कैसे दे सकता हूँ। हुजूर आपसे किसने कहा था नोटिस देने को? आप जांच करवाइए, उस 1.25 लाख के अंदर पता लगेगा कि कुछ लोगों को आपके आपके अपने दफ्तर की कुछ कमी थी, दफ्तर वालों की जांच कर लीजिए, उनको खड़ा कर लीजिए, पता लगेगा किसी थर्ड पार्टी ने हेराफेरी की थी, थर्ड पार्टी का कीजिए। और अगर फाइनली उसमें से 8, 10, 5,000 मिले जिन्होंने खुद जानबूझ के अपने नाम 3 जगह पे डलवाए थे, उनको नोटिस दे दीजिए। ये क्या तर्क हुआ? पूछा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कितने बांग्लादेशी, कितने नेपाली, कितने विदेशी आपको इसमें पाए गए? उत्तर क्या था? घुसपैठियों को निकालना बहुत जरूरी है, हम सुनिश्चित करेंगे कि आगे से कोई घुसपैठिया इसके अंदर शामिल नहीं हो पाए। मतलब क्या कि कोई बच्चा मैथ्स का एग्जाम दे के आए और उसकी मम्मी उससे पूछे बेटा कितने मार्क्स आए थे, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सीखते हुए कहेगा गणित बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस देश में गणित के स्तर को उठाना बहुत जरूरी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि गणित बहुत अच्छा होगा। क्या बात कर रहे हैं आप? इस देश को क्या सिखा रहे हैं? किस स्तर पे आप लेके आ रहे हैं? इन सब चीजों को मजाक बना दिया। अंजलि जी, मैं इस संस्था को 40 साल से देख रहा हूँ, 20 साल तो मेरा मतलब प्रोफेशनल काम था इस संस्था के दिए आंकड़ों का अध्ययन करना। मैंने कभी इस स्तर पे गिरते हुए, अच्छा बुरे भी थे, मैं नहीं कहूंगा पिछले 30-40 साल में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, ऐसे भी लोग अपॉइंट हुए जिन्हें नहीं होना चाहिए था, मैंने उस वक्त कहा कि इन्हें नहीं होना चाहिए था, और मैं यूपीए रिजीम की बात कर रहा हूँ, तब भी ऐसा हुआ। मगर इस स्तर पे चुनाव